मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जापान की कहानी दूसरी जंग अजीम के बाद से एक मौजज़े से कम नहीं है। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए तो जापान तबाही के दहाने पर खड़ा था। लेकिन जापानी कौम ने अपनी मेहनत, लगन और नज़्मो ज़ब्त से न सिर्फ अपने मुल्क को दोबारा तामीर किया बल्कि इसे दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बनाने में कामयाब हो गई। आज जापान वो मुल्क है जहां बुलेट ट्रेनें वक्त की पाबंदी की अलामत है, जहां रोबोट्स ना सिर्फ फैक्ट्रियों में बल्कि घरों और अस्पतालों में भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और जहां लोगों की जिंदगी मसरूफियत और जिद्दत से भरी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस तरक्की के पीछे एक तारीख हकीकत भी छुपी हुई है। जापान आज एक ऐसी आबादियाती बहरान का शिकार है जो इसके वजूद को खतरे में डाल रहा है। जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। आज जापान की कुल आबादी का तकरीबन 30% हिस्सा 65 साल या इससे ज्यादा उम्र का है और ये तादाद दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा है। दूसरी तरफ जापान में पैदाइश की शरह खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। 2024 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जापान में हर साल मरने वालों की तादाद पैदाइश से तकरीबन 2 गुनी है। नतीजा ये निकला कि जापान की आबादी मुसलसल सिकुड़ रही है। अगर यही रुझान जारी रहा तो माहिरीन का कहना है कि 2060 तक जापान की आबादी आधे से भी कम हो जाएगी। इस बहरान की बुनियादी वजह जापानी मुआशरे का बदलता हुआ तर्ज जिंदगी है। आज जापान के नौजवान शादी से दूर भाग रहे हैं। बहुत से नौजवानों का ख्याल है कि शादी और बच्चों की परवरिश एक बोझ है जो इनकी माली और जाती आज़ादी को महदूद कर देती है। जापान में रिहाइश, तालीम और जिंदगी के अखराजात इतने बुलंद हैं कि एक आम शख्स के लिए खानदान शुरू करना एक बहुत बड़ा फैसला बन चुका है। इसके अलावा जापानी मुआशरे में काम का कल्चर इतना शदीद है कि लोगों के पास जाती जिंदगी के लिए वक्त ही नहीं बचता। प्यारे साथियों, जापान की इस सूरत हाल ने इसे बूढ़ों का मुल्क बना दिया है। अस्पतालों में बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है, पेंशन सिस्टम पर दबाव भी बढ़ रहा है और मईशत को चलाने के लिए अफरादी कुव्वत कम पड़ रही है। जापान की हुकूमत ने इस बहरान से निमटने के लिए कई इकदाम किए हैं, जैसा कि बच्चों की परवरिश के लिए सब्सिडीज देना और खवातीन को मुलाजमत के साथ साथ खानदानी जिंदगी को मुतवाजन करने की तरगीब देना। लेकिन बदकिस्मती से ये इकदाम खातिर खा नताइज नहीं ला रहे। जापानी मुआशरा अपनी रिवायात, अपने कल्चर और अपनी मेहनत की बदौलत तरक्की की बुलंदियों को तो छू रहा है, लेकिन यही रिवायात अब इसके जवाल का सबब भी बन रही है। इसके अलावा जापान में रहने वाले मुसलमानों को एक ऐसी मुश्किल का सामना है जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। ये मसला है कब्रिस्तानों की कमी का। जी हाँ, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में शुमार होता है, जहां हर सहूलत मौजूद है, वहां आज के दौर में मुसलमान अपने प्यारों को दफनाने के लिए जगह तक हासिल नहीं कर पा रहे। पूरे जापान में सिर्फ 7 इस्लामी कब्रिस्तान हैं और ये कब्रिस्तान भर चुके हैं। बहुत से मुसलमान अपने मरने वालों की लाशें मीलों दूर ले जाने पर मजबूर हैं। कुछ खानदान अपने प्यारों की लाशों को दूसरे ममालिक जैसे कि तुर्की या इंडोनेशिया भेजने की मंसूबाबंदी करते हैं, जबकि कुछ इतने बेबस हैं कि वो गैर मामूली रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि नया कब्रिस्तान बनाना कौन सा बड़ा मसला है, लेकिन जापान में ये इतना आसान नहीं है। जापानी मुआशरा और इसकी सकाफत इस मामले में एक बड़ी रुकावट है। प्यारे दोस्तों, जापान में 99% से ज्यादा मुर्दों को जलाया जाता है, जो कि शिंतो और बुद्ध मजहब की रिवायात का हिस्सा है। दफन करने की रिवायत यहाँ न होने के बराबर है और जो लोग दफन करने की कोशिश करते हैं उन्हें शदीद मुआशरती मुखालफत का सामना करना पड़ता है। जापानी मुआशरा समझता है कि दफन करने से बीमारियां फैलती हैं, हालांकि साइंसी तौर पर यह बात गलत साबित हो चुकी है। इस्लाम और ईसाईयत सदियों से अपने मुर्दों को दफन कर रहे हैं और इससे कोई वबा या बीमारी नहीं फैली। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जापान में मुर्दों को जलाने की रिवायत हमेशा से गालिब नहीं थी। सन 1874 में जापानी हुकूमत ने मुर्दों को जलाने पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि उस वक्त यह समझा जाता था कि जलाना गैर सेहतमंद है। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापान की मईशत और मुआशरा दोबारा तश्कील पा रहा था, जमीन की शदीद कमी ने हुकूमत को मजबूर किया कि वो जलाने की रिवायत को दोबारा फरोग दे। शहरी इलाकों में जगह की कमी की वजह से कब्रिस्तान बनाना मुश्किल हो गया और जलाने को एक आसान और अमली हल समझ लिया गया। लिहाजा आज जापान में जलाना ना सिर्फ एक रिवायत है बल्कि एक मुआशरती असूल बन चुका है। लेकिन इस उसूल ने
जापान में रहने वाले उन लोगों के लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं जो अपने मजहबी अकायद की वजह से अपने प्यारों को दफन करना चाहते हैं। खास तौर पर जापानी मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। जब कोई मुसलमान कम्युनिटी नई जमीन खरीदकर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करती है तो मकामी लोग एहतजाज करते हैं। वो समझते हैं कि कब्रिस्तान इनके मोहल्ले की खूबसूरती को खराब करेगा या इनकी जमीन की कीमत कम कर देगा। कई बार ये एहतजाज इतना शदीद होता है कि मामलात अदालतों तक जा पहुंचते हैं और केस बरसों तक लटक जाता है। जापानी हुकूमत भी इस मामले में टाल मटोल से काम लेती है और नतीजा ये निकलता है कि मुसलमान अपने प्यारों को दफनाने के लिए जगह की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। प्यारे साथियों, इसके अलावा जापान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइन्स यानी जलजलों के इलाकों पर मौजूद है। ये फॉल्ट लाइन जमीन के अंदर मौजूद दरारें होती हैं जहां जमीन की बड़ी प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। जब ये प्लेटें हरकत करती हैं तो जमीन लरजती है और जलजला आता है। जापान उन इलाकों में आता है जहां जमीन की 4 बड़ी प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। यही वजह है कि जापान को दुनिया के सबसे ज्यादा जलजले आने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। माहिरीन अर्जियात और साइंसी इदारे कई सालों से इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि जापान में एक बहुत बड़ा जलजला किसी भी वक्त आ सकता है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये जलजला आया तो ये सिर्फ एक मामूली झटका नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा तबाहकुन जलजला होगा जो जापान को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, जापान 2 टुकड़ों में बंट सकता है। ये जलजला इतना शदीद हो सकता है कि समंदर के अंदर से जमीन की सतह बुलंद हो जाए, जमीन के कुछ इलाके समंदर में धंस जाएं और हजारों जानें जाया हो सकती हैं। कुछ माहिरीन ने तो यहां तक कहा है कि टोक्यो से ओसाका तक के दरमियान का इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। जापान की हुकूमत ने भी इस खतरे को संजीदगी से लिया है और कई शहर अब ऐसी इमारतें बना रहे हैं जो जलजले को बर्दाश्त कर सके। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर जलजले की शिद्दत 8 या 9 से ऊपर हुई तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उस तबाही को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकेगी। प्यारे साथियों, 2011 का फुकुशिमा जलजला और सुनामी हमें अब तक याद है, जिसमें हजारों लोग मारे गए और एटमी प्लांट तबाह हो गया था। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि जो जलजला आने वाला है वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जापान के जनूब मशरकी साहिली इलाकों में खास तौर पर खतरा बढ़ता जा रहा है और बाज रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 10 से 20 सालों में यह जलजला किसी भी वक्त आ सकता है। जापानी मीडिया और साइंसी जरायद में ये खबरें मुसलसल दी जा रही हैं कि अवाम को अलर्ट रहना चाहिए, इमरजेंसी प्लान्स तैयार रखने चाहिए और हुकूमत को पूरे मुल्क में हिफाजती इक़दामात को मजीद बेहतर बनाना होगा। अगर ये जलजला आया तो सिर्फ जापान ही नहीं, पूरा एशिया मुतासिर हो सकता है और सुनामी के खतरे से पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक भी जद में आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वक्त है कि हम सिर्फ जापान को तरक्की और टेक्नोलॉजी का मुल्क ना समझें, बल्कि इसकी कुदरती कमजोरियों और खतरात को भी समझें। ऐसे में वहां बसने वाली मुसलमान कम्युनिटी की हालत और ज्यादा नाजुक हो जाती है। एक तरफ इन्हें दफनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही, दूसरी तरफ इन्हें मुस्तकबिल में ऐसी कुदरती आफात का सामना भी हो सकता है जो इनकी जिंदगियों को ही मिटा दे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की आफत से महफूज रखे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।